गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमें इस चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है व्हाट आर एलसी ऑसिलेशंस एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। एलसी ऑसिलेशंस होती क्या है और ये किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए बेटा, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, ठीक है बेटा। ये अगर कैपेसिटर है, आप सबको पता है कैपेसिटर में हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जब चार्ज हम इसमें स्टोर करते हैं तो इसका मतलब है इन अदर टर्म्स वी कैन स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ए कैपेसिटर। याद रखना। और इसमें हमने एक रिलेशन बना के दी थी V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ये रिलेशन हमने एक पोटेंशियल में Q इज इक्वल टू सी वी जैसे बनाई थी हमने रिलेशन, उसी से पोटेंशियल इज इक्वल टू Q अपॉन सी ये बनाया था हमने कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। याद रखना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने कैपेसिटर पढ़े, कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इन अदर वर्ड्स इट स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन? कैपेसिटर। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा। इसके बाद एक इंडक्टर होता है। इंडक्टर ऐसे होता है कॉइल, और इसको हम L से डिनोट करते हैं। जब इसमें करंट हम पास करते हैं, जब इसमें करंट हमने पास की तो इसने स्टोर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जब इसमें करंट पास होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है और इंड्यूस्ड करंट चलती है। लेकिन बेटा इसका मतलब हो गया, एक इंडक्टर में जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये याद रखना बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसमें? L में। और C में होती है प्रोड्यूस, शाबाश, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। याद रखना, ए कैपेसिटर कैन स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी while as an inductor can store magnetic energy when current flows through them। जब इनके बीच में करंट पास करवाएंगे तब क्या होता है बेटा? शाबाश, तब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। अब हमें पढ़ना है एलसी ऑसिलेशंस। एक चीज मैं बताता हूं, अगर हम L और C को इस तरीके से बांधेंगे पैरेलल में, L और C को हम पैरेलल में बांधेंगे ऐसे बेटा, ये L और ये C, यहां पर एक की रखेंगे ऐसे, ये C। इधर देखो, CL। अगर हम L और C को, बाद में आप लोगों को मैं बताता हूं ये यहां पर सर्किट पूरा, अगर हम L और C को पैरेलल में बांधेंगे, याद रखना, अगर हम L और C को पैरेलल में बांधेंगे, ये एक्सचेंज करते हैं। ये कैपेसिटर जिसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये करता है स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस,
इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है। ऑसिलेशंस का मतलब है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड by the exchange of energy, between capacitor which stores electrostatic energy and inductor which stores magnetic energy is called LC oscillations। मैं फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जो प्रोड्यूस हो जाएंगी किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर के बीच में और इंडक्टर के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। ऐसे ये इसको एनर्जी देगा, ये इसको एनर्जी देगा, यही एनर्जी ऑसिलेट करती रहेगी किस किस के बीच में? कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। उन ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। मैं दोबारा भी बताता हूं, और एल और सी को जब हम पैरेलल में बांधते हैं इसको बोलते हैं बेटा एलसी टैंक सर्किट। इसको बेटा बोलते हैं एलसी टैंक सर्किट, या सिंपली हम उसको बोलते हैं टैंक सर्किट। टैंक सर्किट कैन प्रोड्यूस एलसी ऑसिलेशंस। मैं दोबारा बताता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे प्रोड्यूस होती है। देख लीजिए, डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सी कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड इंडक्टर विच स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी आर कॉल्ड LC oscillations। The circuit which is used to produce LC oscillations is called tank circuit। This tank circuit, इसको बोलते हैं टैंक सर्किट। This tank circuit is used to produce LC oscillations। LC oscillations सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन L एंड C। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन L एंड C, वही एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है किस किस के बीच में? L और C के बीच में। ऐसे उसको बोलते हैं बेटा LC oscillations, और ऐसे सर्किट को बोलते हैं LC टैंक सर्किट। याद रखना, शाबाश। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इस LC टैंक सर्किट में कैसे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है और कौन कौन सी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, देख लीजिए। सबसे पहले एक इंडक्टर लेना है जिसको L से डिनोट किया आप लोगों ने, और कैपेसिटर लेना है जिसको C से डिनोट किया। अच्छा, यहां पर एक की है, ये की है बेटा, इसको बोलते हैं की K2, और एक की यहां पर भी जोड़ी गई है और एक बैटरी जोड़ी गई है कैपेसिटर के साथ, इस कैपेसिटर के साथ। और इधर देख लीजिए बेटा, इधर एक की लगाई है, की का नाम है K1, ये लगाई है बैटरी B से डिनोट करते। ठीक है बेटा, इधर सुनो। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को काम? की K1 को क्लोज करना है, लेकिन इसको ओपन रखना है। क्लोज द की K1, ये स्टेप फर्स्ट है। शाबाश बेटा, क्या करना है हमें? सबसे पहले क्या करना है? की K1 को क्लोज करना है और ओपन रखना है, K2 को रखना है ओपन। क्लोज द की K1 बट K2 मस्ट बी ओपन। याद रखना, ये की K1 को ओपन क्लोज करना है, K2 को ओपन रखना है। इसका मतलब इस वक्त अगर बैटरी से करंट चलेगी, इस बैटरी से, वो कैपेसिटर में ही
फ्लो करेगी इस सर्किट में, क्योंकि यही सर्किट क्लोज्ड है, ये ओपन सर्किट है, इसमें करंट नहीं चलेगी। इस वक्त सिर्फ कैपेसिटर में करंट चलेगी। इसका मतलब हो गया जब हम की K1 को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगी कैपेसिटर में। इसका मतलब हो गया कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कर देगा। कैपेसिटर स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जब स्टोर करेगा तो क्योंकि मैंने इसको पोटेंशियल लगाया, पोटेंशियल इज इक्वल टू Q अपॉन C। जब मैंने पोटेंशियल दिया, इस पोटेंशियल की वजह से चार्जेस फ्लो हो गए और कैपेसिटर में स्टोर चार्जेस होने शुरू कर दिए। इसका मतलब हम कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, कौन? कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो गया, अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। किससे हमने चार्ज किया? बैटरी से। जब हमने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया, अब इस बैटरी की हमें कोई जरूरत नहीं। बैटरी आप लोग रख दीजिए यहां या नहीं रख दीजिए, क्योंकि कैपेसिटर को आप लोगों ने एक बार चार्ज कर दिया। तो अब क्या करूंगा मैं? इस की K1 को ओपन करूंगा। अब कोई करंट नहीं चलेगी इसमें। अब बैटरी रखने का या ना रखने का कोई मतलब नहीं। इस बैटरी का काम सिर्फ था कैपेसिटर को फुली चार्ज कराना, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करवाना। याद रखना बेटा। अब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, इस की को ओपन कर दीजिए। अब किसको हम क्लोज करेंगे बेटा? की K2 को, ये ओपन करेंगे। अब इस बैटरी को रखना या ना रखना एक जैसी बात है। अगर मैं इसको मिटाऊंगा भी, अब कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि कैपेसिटर को मैंने चार्ज एक बार कर दिया। इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसमें स्टोर है। ठीक है। जब मैंने इसको बेटा की 2 को ओपन कर दिया, ये क्लोज कर दिया। याद रखना, अगर कैपेसिटर इस तरीके से चार्ज हुआ, यहां इस तरीके से, इधर से पहले करंट आई, लेकिन जब डिस्चार्ज होता है तो उसके अपोजिट में होता है। डिस्चार्ज का कैपेसिटर उसके अपोजिट में होता है जिस डायरेक्शन में ये चार्ज हुआ था। अब देखो बेटा, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, अब मैंने जब की K2 को क्या किया? क्लोज। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, मगर डिस्चार्ज हो जाएगा बेटा किस में? इंडक्टर में। इसका मतलब हो गया कैपेसिटर यहां से जब डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा, किस में चला जाएगा बेटा? कैपेसिटर डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्ज होने के लिए पाथ चाहिए। ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा किसमें बेटा? इंडक्टर में। इसका मतलब जितनी भी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लगी, लेकिन किस में चली गई? इंडक्टर में, L में। C में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी खत्म होने लगी, लेकिन अपीयर किस में होने लगी ये एनर्जी? L में। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी डिक्रीज होने लगी, यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगी। ठीक है बेटा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जब यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां से डिस्चार्ज कैपेसिटर होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिक्रीज होने लगी, लेकिन यही एनर्जी किस में चली जा रही है? शाबाश बेटा, किस में? इंडक्टर में। इसका मतलब जो यहां से चार्जेस ने फ्लो किया, चार्जेस ने फ्लो जब किया इस पाथ पर, ऐसे इस पाथ पर जब चार्जेस ने फ्लो किया, चार्जेस का फ्लो होता है करंट जब इसमें चली तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इसमें मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी कम होने लगी, यहां से मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा होने लगी। मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी कम होती जा रही है, क्योंकि इसके पास पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, वो चली गई किसके पास? L के पास। लेकिन L में इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं रही, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी।
लेकिन आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एल में, वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब बनता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट चलता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट चलेगी। जिस डायरेक्शन में ये चार्ज फ्लो किया था उसके अपोजिट में इंड्यूस्ड करंट आएगी, वो ऐसे आएगी, ऐसे। इसका मतलब हो गया ये जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहुंच गई। अब जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा, मैग्नेटिक एनर्जी कम कम होने लगेगी। मैग्नेटिक एनर्जी जो ही कम कम होने लगेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो ही चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट बनेगी। इंड्यूस्ड करंट जब चलेगी बेटा, उस इंड्यूस्ड करंट से कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू कर देगा। समझ आया बात? मैंने बताया पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हमने स्टोर किया था कैपेसिटर में। कैपेसिटर जब मैंने बैटरी को उठा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। जब कैपेसिटर को किसी सर्किट के साथ बांधेंगे, कैपेसिटर में जो चार्ज है वो लीक हो जाता है सर्किट में। यहां सर्किट है एल, इसका मतलब जो भी इसमें चार्ज था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, वो किस में अपीयर हो गई? एल में, बट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। इसका मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी ये कम कम हो गई और यहां पर अपीयर हो गई इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर बेटा? जब मैग्नेटिक एनर्जी, ये जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सारी खत्म हो गई, मतलब पूरी कंप्लीटली कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहुंच गई। जब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहुंच गई, अब क्या होता है? अब मैग्नेटिक एनर्जी थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होने लगती है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, उससे इंड्यूस्ड करंट चलेगी सर्किट में। जब वो इंड्यूस्ड करंट चलेगी, वो कैपेसिटर को फिर से चार्ज करेगी। अब ये मैग्नेटिक एनर्जी अपीयर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां चली गई? बन गई थी मैग्नेटिक एनर्जी। अब मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से क्या फिर से बढ़ रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ था, अब यहां से इंड्यूस्ड करंट की वजह से ये चार्ज हो रहा है। इसका मतलब जो एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बिटवीन किस किस के बीच में? एल और सी। सी डिस्चार्ज होता है, बनती है मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से इंड्यूस्ड करंट चलती है, वो फिर से कैपेसिटर को चार्ज करता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है। ये जो एनर्जी, this exchange of energy between C and L in LC tank circuit are called LC oscillations। ये जो एनर्जी है एक्सचेंज बिटवीन C और L, इसी को बोलते हैं बेटा LC oscillations। कैपेसिटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती है, मैग्नेटिक एनर्जी अपीयर होती है एल में। मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से इंड्यूस्ड करंट चलती है, वो कैपेसिटर को फिर से चार्ज करती है। जब कैपेसिटर फिर से चार्ज हो गया, फिर पहले वैसी ही प्रोसेस, फिर से डिस्चार्ज होता है, यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी, फिर यहां से वापस हो जाता है। इसका मतलब एनर्जी एक्सचेंज करती रहती है किस किस के बीच में? एल और सी में। इसका मतलब एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती रहती है किस किस के बीच में? एल और सी के बीच में। उसी ऑसिलेशंस को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। और जिस सर्किट में ये प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एलसी टैंक सर्किट। देखो, अगर इन ऑसिलेशंस का, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अगर ये कम नहीं होगी, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस, इधर सुनो बेटा, अगर एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस का, ये जो ऑसिलेशंस इसमें प्रोड्यूस हो रही है, अगर इन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बराबर रहा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज नहीं हुआ, अगर एनर्जी कम नहीं हुई, अगर ये एनर्जी कम नहीं हुई, बराबर एक्सचेंज हो रही है,
इनका एम्पलीट्यूड बराबर रहा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एम्पलीट्यूड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर इन ऑसिलेशंस का, जैसे सिंपल पेंडुलम है, ऑसिलेट करता रहेगा, कोई एम्पलीट्यूड अगर उसका कम नहीं होगा, ऐसी ऑसिलेशंस को बोलते हैं बेटा अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। दोज ऑसिलेशंस whose amplitude does not change, अगर ये एनर्जी है ये कम कम नहीं होती जाएगी, ऑसिलेशन बराबर रहेगी, जितनी पहली उतनी सेकंड उतनी थर्ड, ऑसिलेशंस बराबर रहती, ऐसी ऑसिलेशंस को बोलते हैं बेटा अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं बेटा इनको? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होती जाएगी। इसका मतलब हो गया इन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा, पहले ज्यादा फिर थोड़ा कम फिर थोड़ा कम, जैसे सिंपल पेंडुलम में होता है, पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है फिर थोड़ा कम फिर थोड़ा कम। इसका मतलब हो गया अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस डिक्रीज होता जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीज होता जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन सच ऑसिलेशंस वी कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऐसी ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं, ऐसी ऑसिलेशंस को अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं रहे होगा, कांस्टेंट रहेगा, ऐसी ऑसिलेशंस को बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC। ये बेटा अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी है। और याद रखिए, ऐसी ऑसिलेशंस जो प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन L एंड C, उसको बोलते हैं LC ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशंस दो किस्मों की होती है, एक होती है अनडैम्प्ड, एक होती है डैम्प्ड। जिन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, ऐसी ऑसिलेशंस को बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। और जिनका एम्पलीट्यूड चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसी ऑसिलेशंस को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है बेटा। और इस सर्किट को बोलते हैं, जिसमें L और C को पैरेलल में बांधा जाए, उसको बोलते हैं LC टैंक सर्किट। और टैंक सर्किट ही एक ऐसा सर्किट है जिससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं LC ऑसिलेशंस। ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।